गीजा के पिरामिड के बारे में आप जो जानते हैं वो अधूरा सच है। इसकी 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स हैं। पर ये रहस्य सबको क्यों नहीं दिखता, चलिए जानते हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे सामने पुरातात्विक अध्ययनों और हालिया सैटेलाइट इमेजिंग डेटा का एक पूरा पुलिंदा है, और कुछ बहुत ही दिलचस्प प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेज भी। इन स्रोत सामग्रियों के आधार पर हमें ये समझना है कि क्यों ये निर्माण आज भी वैज्ञानिकों और आधुनिक इंजीनियरों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। ये सच में एक पहेली है। तो चलिए सीधे उन रिसर्च पेपर्स के सबसे चौंकाने वाले हिस्से से शुरुआत करते हैं। मिस्र का महान गिजा पिरामिड, जो सदियों से दुनिया भर के लोगों को हैरान करता आया है, उसकी असल में 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स हैं। जी हाँ, पूरे 8 हिस्से। मतलब ये सुनने में ही इतना अजीब लगता है ना। और इस 8 भुजाओं वाले सच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर कोई इंसान उस पिरामिड के ठीक सामने जाके खड़ा हो जाए ना, तो भी उसे ये 8 साइड्स दिखाई नहीं देंगी। साल के ज्यादातर दिनों में ये पिरामिड दुनिया को 4 भुजाओं वाला ही दिखाई देता है। ये रहस्य अपने आप को साल में केवल 2 दिन उजागर करता है, स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स के दिन। अच्छा, यानी वो दिन जब दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है ना? एकदम सही। तो इक्विनॉक्स के दिन जब सूरज उगता है और ढलता है, तो सूरज की रोशनी पिरामिड पर एक बहुत ही खास एंगल से पड़ती है। उस वक्त पिरामिड की हर एक मुख्य दीवार के बीच में एक हल्का सा घुमाव नजर आता है, एक तरह का डिप्रेशन। अरे वाह! और ये घुमाव इतना सटीक है कि ये हर एक साइड को बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। ये घुमाव अंदर की तरफ केवल आधे से 1 डिग्री का है, बहुत ही मामूली सा। ओह, तो जब सुबह या शाम के समय परछाइयां लंबी होती हैं, तब जाकर पिरामिड की हर साइड के बीच की वो हल्की सी गहराई उभर कर सामने आती है, जिसे कॉनकैविटी कहते हैं। हाँ, कॉनकैविटी। आधी साइड पर रोशनी पड़ती है और आधी साइड परछाई में छिप जाती है। और एक और दिलचस्प बात बताऊं? हाँ, बताइए। ये नजारा जमीन से नहीं बल्कि आसमान से, यानी एरियल व्यू से सबसे साफ दिखाई देता है। सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं ये बात। मतलब अगर हम एक पल के लिए कल्पना करें, आज से लगभग 4000 साल पहले की, कोई हवाई जहाज नहीं थे, कोई ड्रोन नहीं थे, तब एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया जो आसमान से देखने पर एक सटीक ज्यामितीय चमत्कार लगे। और ये कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं है। ये रोशनी, परछाई, गणित और वास्तुकला की बिल्कुल अचूक गणना है। मतलब उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस समय के लोग सिर्फ पत्थर नहीं जोड़ रहे थे, बल्कि वो सूरज की गति और धरती के आकार को समझकर एक ऐसा कैलेंडर बना रहे थे जो पत्थरों में उकेरा गया हो। ये किसी विज्ञान कथा से कम लगता। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा किया क्यों गया? मतलब क्या ये कोई गलती थी या इसके पीछे कोई ठोस वजह थी? इन दस्तावेजों में इसके बारे में क्या थ्योरी दी गई है? देखिए, पुरातात्विक इंजीनियरों का मानना है कि इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली थ्योरी तो संरचनात्मक मजबूती की है। मजबूती? हाँ, ये पिरामिड लाखों टन भारी है। अगर इसके पहलू एकदम सीधे होते तो इतने भारी पत्थरों का दबाव समय के साथ बाहर की तरफ धक्का मारता। ओहो, तो मतलब पूरी इमारत ढह सकती थी। बिल्कुल। ये हल्का सा अंदरूनी घुमाव पत्थरों को केंद्र की तरफ धकेलता है, जो एक तरह से पूरे ढांचे को खुद में जकड़ कर रखता है। यानी ये एक तरह का इनविजिबल बेल्ट है जो पूरे पिरामिड को कस कर पकड़े हुए हैं। ठीक ऐसा ही समझ लीजिए। बहुत ही सटीक उपमा है ये। और दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी ये है कि ये एक विशाल खगोलीय कैलेंडर की तरह काम करता था। एक कैलेंडर? हाँ, ये घुमाव इतना सटीक है कि ये प्राचीन मिस्र वासियों को साल के सबसे महत्वपूर्ण दिनों यानी इक्विनॉक्स की सटीक जानकारी देता था। अच्छा, जो कि उनकी खेती और नील नदी में आने वाली बाढ़ के समय को मापने के लिए बहुत जरूरी था। एग्जैक्टली। उनके जीवन और अर्थव्यवस्था का पूरा आधार ही यही था। तो जब हम इस 8 पहलू वाले डिजाइन की बात करते हैं, तो एक बात तो साफ हो जाती है, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उनके विज्ञान का एक सोची समझी हिस्सा था, बिना किसी शक के। और इसी से मुझे उन नोट्स की याद आती हैं जो इस निर्माण की सटीकता पर हैं। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि यह पिरामिड लगभग 2560 ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 4500 साल पहले फराओ खुफू के लिए बनाया गया था। और इस प्रोजेक्ट का पैमाना इतना बड़ा था ना कि इसे बनने के बाद लगातार 3800 सालों तक ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बना रहा। इस एक पिरामिड में करीब
23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। 23 लाख पजल के टुकड़े। और वो भी कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं। वही तो। इनमें से कुछ पत्थरों का वजन तो 80 टन तक है। चुनौती सिर्फ इन पत्थरों की गिनती या वजन नहीं थी। हाँ। पत्थरों की कटाई और उनकी फिटिंग का स्तर तो आज भी हैरान करता है। वो कैसे? इतने विशाल पत्थरों को इस तरह से एक साथ रखा गया है कि आज भी उनके जोड़ों के बीच एक साधारण सा ब्लेड भी नहीं जा सकता। ये सच में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। और सबसे बड़ा रहस्य तो दिशा का है। अलाइनमेंट का। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये पूरा का पूरा ढांचा ट्रू नॉर्थ यानी वास्तविक उत्तर दिशा के बिल्कुल सटीक अलाइनमेंट में बना है। अब यहाँ एक तकनीकी उलझन है। हाँ बताइए। हम जानते हैं कि उनके पास आज की तरह कोई मैग्नेटिक कंपास नहीं था। बिल्कुल नहीं था। लेकिन ओह, अगर होता भी तो कंपास तो मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है ना, जो बदलता रहता है। ट्रू नॉर्थ तो अलग चीज है। हाँ, दोनों बिल्कुल अलग है। तो फिर बिना किसी जीपीएस या कंपास के उन्होंने ये अचूक दिशा कैसे हासिल की? देखिए, मैग्नेटिक नॉर्थ पृथ्वी के कोर में मौजूद पिघले हुए लोहे की वजह से अपनी जगह बदलता रहता है। लेकिन ट्रू नॉर्थ भौगोलिक उत्तर है, वो धुरी जिस पर हमारी पृथ्वी घूमती है, जो कि स्थिर है, एकदम स्थिर। तो प्राचीन मिस्र वासियों ने ट्रू नॉर्थ को खोजने के लिए खगोल विज्ञान और ज्यामिति के एक बेहद चतुर तरीके का इस्तेमाल किया। अच्छा, कौन सा तरीका? इसे आज हम सर्कल विधि या गैनोमॉन पद्धति कहते हैं। गैनोमॉन? उन्होंने जमीन पर एक बिल्कुल सीधी छड़ी या खंभा गाड़ा होगा। फिर सुबह के समय जब सूरज उगता है तो उस छड़ी की परछाई जमीन पर जहां पड़ती है, उन्होंने वहां एक निशान लगा दिया। समझ रही हूँ। फिर उस छड़ी को केंद्र मानकर उस निशान तक एक पूरा गोल घेरा यानी सर्कल बना दिया। और फिर शाम को? एग्जैक्टली। शाम के समय जब सूरज ढलने लगा और परछाई ने वापस उस घेरे को दूसरी तरफ से छुड़ा तो उन्होंने वहां दूसरा निशान लगा दिया। ओह, तो अब उनके पास एक घेरे पर 2 बिंदु है, एक सुबह का और एक शाम का। बिल्कुल। और जब आप इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से जोड़ते हैं तो वो रेखा एकदम पूर्व पश्चिम दिशा दिखाती है। क्या बात है। और फिर इस रेखा के ठीक बीच से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा खींचने पर जो दिशा मिलती है, वो बिना किसी गलती के सटीक ट्रू नॉर्थ होती है। बिल्कुल सही, बिना किसी कंपास के। ये तो जमीन पर एक विशाल ज्यामितीय कंपास का इस्तेमाल करने जैसा हो गया, जहां पेंसिल की जगह सूरज की परछाई का इस्तेमाल किया गया हो। हाँ, ये कोई जादू नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये विशुद्ध ज्यामिति है, प्योर ज्योमेट्री। और यही बात इस ढांचे को पत्थरों के ढेर से अलग करती है। ये उनके खगोल विज्ञान और गणितीय समझ का एक जीता जागता भौतिक प्रमाण है। लेकिन यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है। पूछिए। अगर उनके पास इतनी उन्नत वैज्ञानिक सोच थी तो इतने भारी पत्थरों को उठाने और खिसकाने के पीछे कौन सी ताकत थी? लेबर की बात कर रही हैं आप? हाँ, मतलब बचपन से हम कहानियों और हॉलीवुड फिल्मों में देखते आए हैं कि हजारों गुलामों को कोड़े मार मार कर ये पिरामिड बनवाया गया था। तो क्या इन आधुनिक पुरातात्विक दस्तावेजों में इस कहानी का कोई सबूत मिलता है? ओह, ये एक ऐसा ऐतिहासिक मिथक है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। मतलब ये सच नहीं है? बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ दशकों में जो पुरातात्विक खुदाइयां हुई हैं, वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती हैं। अच्छा, क्या मिला वहाँ? पिरामिड के आसपास ऐसे कई प्रमाण मिले हैं, जैसे कामगारों की बस्तियां, बेकरियां और उनकी हड्डियां। तो जो ये साबित करते हैं कि इसे गुलामों ने नहीं बल्कि बेहद कुशल कारीगरों और लेबर टीमों ने बनाया था। पर एक मिनट, हड्डियों से ये कैसे पता चलता है कि वे गुलाम नहीं थे? हड्डियों का विश्लेषण बहुत कुछ बताता है। खुदाई में मिली कामगारों की हड्डियों में टूटने के बाद सही तरीके से जुड़ने के निशान मिले हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब किसी मजदूर को चोट लगती थी तो उसे उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा दी जाती थी, उसका बाकायदा इलाज होता था। ओह, समझी। इसके अलावा उनकी हड्डियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वे नियमित रूप से मांस खाते थे। बिल्कुल। और उस समय मांस एक बहुत महंगा भोजन था। एक गुलाम को कभी इतना अच्छा खाना या इतनी अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं मिलती। ये तो बहुत तार्किक बात है। तो ये एक तरह से नेशनल सर्विस या टैक्स चुकाने जैसा सिस्टम रहा होगा। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। जहाँ लोग नील नदी में बाढ़ आने के समय जब खेती नहीं हो सकती थी, तब देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में काम करने आते थे। ये एक बहुत सटीक तुलना है। इसे कॉर्वी लेबर सिस्टम कहा जाता है। ये निर्माण फिरौन खुफू ने करवाया था। ये वास्तुकला का सबसे बड़ा सवाल रहा है हमेशा से, लेकिन आधुनिक रिसर्च ने हमें इसके कैसे और क्यों के बारे में बहुत ही स्पष्ट जवाब दिए हैं। अच्छा? हाँ,
उन भारी पत्थरों को खदानों से निर्माण स्थल तक लाने के लिए मुख्य रूप से नावों का इस्तेमाल किया गया था। नावों का? लेकिन वो तो नील नदी में चलती होंगी ना? जी, लेकिन नील नदी के पानी को नहरों के जरिए सीधे पिरामिड की साइड तक मोड़ा गया था। मान लिया कि पानी से तो वो साइड तक आ गए, लेकिन जमीन पर उन्हें कैसे खिसकाया गया? 80 टन का पत्थर तो रेत में धंस जाएगा ना? यहीं पर प्राचीन मिस्रवासियों की वैज्ञानिक सोच सामने आती है। उन्होंने इन पत्थरों को लकड़ी के स्लेज या गाड़ियों पर रखा, लेकिन इन रेत पर स्लेज खींचने से बहुत ज्यादा घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा होता है, जिससे रेत आगे इकट्ठा होकर एक पहाड़ सी बन जाती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही साधारण लेकिन शानदार भौतिकी का इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल किया रेत पर? हाँ, वे स्लेज के आगे आगे रेत पर पानी डालते जाते थे। एक मिनट, पानी डालने से तो कीचड़ बन जाना चाहिए ना? फिर स्लेज कैसे खिसकेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर रेत में सही मात्रा में पानी मिलाया जाए तो पानी की बूंदें रेत के कणों के बीच एक ब्रिज बना देती हैं। इसे विज्ञान में कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ओह, कैपिलरी एक्शन। बिल्कुल। इससे रेत सख्त हो जाती है और स्लेज को खींचने में लगने वाली ताकत एकदम आधी रह जाती है। इसका सीधा मतलब है कि जहां 100 मजदूर लगने थे, वहां सिर्फ 50 मजदूरों से काम हो गया। क्या बात है, मतलब उन्होंने फ्रिक्शन को कंट्रोल करना सीख लिया था। और उन पत्थरों की जुड़ाई के बारे में भी मैंने पढ़ा है कि पत्थरों की फिटिंग इतनी सटीक है कि आज भी कई जगहों पर दो पत्थरों के बीच एक पतला सा ब्लेड तक नहीं डाला जा सकता। ये उनकी नापतोल की सटीकता को दिखाता है। वे पत्थरों को तांबे के औजारों और रेत के जरिए घिस घिस कर इतना चिकना कर देते थे कि वे एक दूसरे में वैक्यूम की तरह फिट हो जाते थे। ये तो एक बहुत ही व्यवस्थित समाज की कहानी है। बिल्कुल। तो इतने भारी पत्थरों को जोड़ने और उस समाज की व्यवस्था को समझने के बाद अब अगर हम इस ढांचे के बाहरी रूप की बात करें तो एक और बड़ा सरप्राइज मिलता है। वो कैसे? आज जब हम पिरामिड की तस्वीरें देखते हैं तो हमें एक भूरे रंग का खुरदरा सा सीढ़ीदार ढांचा दिखाई देता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे पत्थरों को बस एक के ऊपर एक रख दिया गया हो। लेकिन 4,500 साल पहले ये ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता था। तो कैसा दिखता था? समय, मौसम की मार और बाद की सभ्यताओं द्वारा पत्थरों की चोरी ने इसकी बाहरी परत को छीन लिया है। मूल रूप से ये पिरामिड 146 मीटर ऊंचा था और आज जो खुरदरे पत्थर दिखते हैं ना, वो दरअसल अंदर का ढांचा है। अच्छा, तो बाहर कुछ और था? हाँ, इसके ऊपर सफेद बेहद चिकने लाइमस्टोन या चूना पत्थर की एक पूरी परत चढ़ी हुई थी, जिन्हें केसिंग स्टोन्स कहा जाता था। उन पत्थरों को इतनी बारीकी से तराशा और पॉलिश किया गया था कि वे बिल्कुल सपाट थे। अगर हम उस दृश्य को अपने दिमाग में उकेरने की कोशिश करें, रेगिस्तान के बीचों बीच सूरज की तेज रोशनी में 140 मीटर ऊंचा एक विशाल सफेद हीरा, जो मीलों दूर से चमकता हुआ दिखाई देता होगा। और इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर, इसके शिखर पर एक चमकदार कैपस्टोन भी तो लगा हुआ था ना? हाँ, जिसे पिरामिडियन कहते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो इलेक्ट्रम का बना था। इलेक्ट्रम? जी, इलेक्ट्रम जो सोने और चांदी का एक प्राकृतिक मिश्रण होता है। आज वो कैपस्टोन वहां नहीं है, लेकिन उस समय जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती होंगी तो वो नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं रहा होगा। ये चमत्कारिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी था, और वास्तुकला का असली कमाल इसके अलाइनमेंट में है। उनके लिए पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, बल्कि धरती और ब्रह्मांड को जोड़ने वाली एक कड़ी थी। वाह, धरती और तारों का ये कनेक्शन वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब बाहर से तो ये एक चमकता हुआ, तारों से अलाइन किया हुआ विशाल सफेद पहाड़ था, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जी, पूछिए। इस विशाल संरचना के अंदर आखिर क्या रखा गया था? इतनी मेहनत, इतनी सटीक गणित और इतनी सुरक्षा किस चीज के लिए थी? अंदर की दुनिया तो बाहर से भी ज्यादा रहस्यमयी और जटिल है। इसका असली प्रवेश द्वार जमीन से काफी ऊंचाई पर बनाया गया था। ऊंचाई पर क्यों? ताकि वो सुरक्षित रहे। और वो द्वार भी इतने भारी पत्थरों से ढका था कि बाहर से कोई उसे ढूंढ ही ना पाए। और जब आप उस प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं तो वहाँ महल जैसे चौड़े और हवादार कमरे नहीं मिलते। वहाँ का अनुभव बहुत ही अलग है। एकदम सही कह रहे हैं। अंदर ढलान वाले बहुत ही संकरे रास्ते हैं। एक रास्ता तो सीधा जमीन के नीचे गहराई में जाता है और दूसरा ऊपर की ओर। और जो रास्ता ऊपर जाता है वो अचानक से एक बहुत बड़े और ऊंचे हॉल में खुलता है, जिसे ग्रैंड गैलरी कहते हैं ना? हाँ, ग्रैंड गैलरी।
उस ग्रैंड गैलरी की वास्तुकला आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स को चौंकाती है। ऐसा क्या खास है उसमें? उसकी छत को इस तरह से बनाया गया है कि इतने भारी पत्थरों का वजन नीचे की ओर ना गिरे। इसे कॉर्बेल्ड वॉल्टिंग कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन छोटे छोटे रास्तों या शाफ्ट्स में है जो कमरों से बाहर की तरफ निकलते हैं। हाँ, लंबे समय तक आर्कियोलॉजिस्ट को लगता था कि ये शाफ्ट्स शायद हवा आने के लिए बनाए गए थे, एक तरह का वेंटिलेशन सिस्टम। सामने आई क्या बात? पता चला कि ये शाफ्ट्स आसमान के विशेष तारों की दिशा में सीधे पॉइंट करते हैं, जैसे कि ओरायन तारामंडल और सीरियस तारा। ओरायन तारामंडल? हाँ, मिस्र की मान्यताओं में ओरायन मृत्यु के देवता उसिरिस का प्रतीक था। अच्छा, यानी वो फेराओं की आत्मा के लिए तारों तक जाने का एक रास्ता था। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कंट्राडिक्शन दिखाई देता है जिस पर गहराई से बात होनी चाहिए। किस तरह का विरोधाभास? देखिए, इतनी जटिलता, तारों तक जाने वाले गुप्त रास्ते, दरवाजों को ब्लॉक करने वाले कई टन भारी ग्रेनाइट के पत्थर। मुख्य धारा का इतिहास कहता है कि ये फिरौन खुफू का मकबरा था। जी हाँ, यही माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब लोग पहली बार उन मुख्य कमरों तक पहुंचे तो वहां कोई शाही ममी नहीं मिली, कोई खजाना नहीं मिला। ये सच है। किंग्स चेम्बर में सिर्फ एक खाली लाल ग्रेनाइट का ताबूत मिला था, जिसका ढक्कन भी नहीं था और उसके अंदर कुछ भी नहीं था, एकदम खाली। तो अगर इतिहासकार कहते हैं कि सदियों पहले ही लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया था, तो ये बात गले नहीं उतरती। ऐसा क्यों? जरा सोचिए, इतने संकरे रास्ते जहां से एक बार में एक इंसान मुश्किल से गुजर सकता है, वहां से लुटेरे एक पूरी की पूरी शाही ममी, उसके सोने के ताबूत और खजाने को कैसे निकाल ले गए? ये तो एक सोचने वाली बात है। और वो भी तब जब अंदर जाने के असली रास्तों को कई टन भारी ग्रेनाइट प्लग से सील किया गया था, जिन्हें तोड़े बिना अंदर जाना नामुमकिन था। तो क्या यह संभव नहीं कि वहां कभी कोई खजाना या ममी थी ही नहीं? ये इतिहास का सबसे बड़ा डिबेट है। ये सही है कि प्राचीन काल में मकबरों को लूटा जाना बहुत ही आम बात थी। लुटेरों ने कई बार पिरामिडों में सुरंगें भी खोदी, लेकिन खुफू के पिरामिड की सुरक्षा का स्तर इतना ज्यादा था कि ये खाली ताबूत हमेशा एक संदेह पैदा करता है। इसी वजह से कई वैकल्पिक थ्योरीज ने जन्म लिया है। हाँ, मैंने भी कुछ बहुत ही अलग थ्योरीज के बारे में सुना है। जैसे कुछ इंजीनियर्स का मानना है कि ये कोई मकबरा था ही नहीं। एक बहुत मशहूर थ्योरी है कि ये एक विशाल पावर प्लांट था। पावर प्लांट? हाँ, उनका तर्क है कि पिरामिड का आकार, उसके अंदर इस्तेमाल किया गया ग्रेनाइट जो कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल से भरा होता है, ये सब मिलकर धरती की वाइब्रेशंस को एनर्जी में बदलने के लिए डिजाइन किए गए थे। और एक थ्योरी ये भी है कि पिरामिड एक विशाल वाटर पंप था जो नील नदी के पानी के प्रेशर का इस्तेमाल करता था। ये तो और भी दिलचस्प है। हालांकि मुख्य धारा के आर्कियोलॉजिस्ट इन थ्योरीज को खारिज करते हैं, क्योंकि वहां कोई केबल या मशीनरी नहीं मिली है आज तक। उनका यही मानना है कि लुटेरे सच में खजाना ले गए थे, शायद पुजारियों की मिलीभगत से, जिन्हें गुप्त रास्तों का पता था। लेकिन डिबेट अभी खत्म नहीं हुआ है ना? बिल्कुल नहीं। अभी हाल ही में म्यूऑन रेडियोग्राफी का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक तरह की एडवांस स्कैनिंग तकनीक है। हाँ, इसके जरिए पिरामिड को स्कैन किया गया ना? थी। और वैज्ञानिकों को ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर एक बहुत बड़े खाली स्थान या वॉइड का पता चला है, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं मालूम था। अरे वाह! तो हो सकता है कि असली खजाना या असली ममी अभी भी किसी ऐसे गुप्त कमरे में हो जिसे खोजा जाना बाकी है। यानी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, और इस तस्वीर को और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा। जूम आउट? हाँ, क्योंकि ये महान पिरामिड वहाँ अकेला नहीं खड़ा है। अंदर ममी न मिलने की बात से ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि ये केवल एक अकेली इमारत नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा था। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। महान पिरामिड के ठीक पास दो और प्रमुख पिरामिड हैं। दूसरा है खाफरे का पिरामिड, और खाफरे के पिरामिड में भी तो एक इल्यूजन है। हाँ, वो दूर से देखने पर खुफू के महान पिरामिड से भी ऊंचा लगता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उसे 10 मीटर ऊंची जमीन पर बनाया गया है और उसकी ढलान का एंगल थोड़ा ज्यादा है, लेकिन असल में वो महान पिरामिड से थोड़ा छोटा है। और तीसरा भी है ना एक? हाँ, तीसरा है मेनकोरे का पिरामिड। ये इन तीनों में सबसे छोटा है, लेकिन इसकी निर्माण कला और इंजीनियरिंग की सटीकता बाकी दोनों की तरह ही हैरान कर देने वाली है। इसके अलावा इन पिरामिडों के आसपास सिर्फ रेत नहीं थी, यहाँ कई भव्य मंदिर थे, पुजारियों के रहने की जगह थी,
नील नदी तक जाने वाले पत्थरों से बने चौड़े रास्ते थे और काम करने वालों की पूरी बस्तियां थीं। एक तरह से वो मौत और उसके बाद की जिंदगी को सेलिब्रेट करने वाला एक पूरा शहर था। लेकिन इन सब की जानकारी दुनिया तक कैसे पहुंची? प्राचीन ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने इन पिरामिडों का जिक्र किया था अपनी राइटिंग्स में। लेकिन वहां भी तो इतिहास का एक बहुत बड़ा गैप है ना? हाँ, गैप तो है। हेरोडोटस ने जब पिरामिडों के बारे में लिखा तब तक पिरामिडों को बने हुए 2000 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। 2000 साल, ये तो कुछ ऐसा है जैसे आज के समय में कोई व्यक्ति सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किताब लिखते हैं। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। इसलिए हेरोडोटस के कई दावों पर आज भी बहसें जारी हैं और आधुनिक आर्कियोलॉजी को अक्सर उन पुराने दावों को सुधारना पड़ता है। लेकिन इसे खुफू की शाही कब्र माना जाता है। और इसकी ऊंचाई? मूल रूप से इसकी ऊंचाई 140 मीटर थी, लेकिन सदियों के भूकंपों के बाद और शायद लूटपाट भी हुई होगी। हाँ, बाद के शासकों और लोगों ने इन बाहरी सफेद पत्थरों को निकालकर अपने महल और मस्जिदें बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। ये ऐसा है जैसे हम आज जो पिरामिड देखते हैं वो किसी आधुनिक स्मार्टफोन की तरह है जिसका बाहरी चमकदार कवर और स्क्रीन पूरी तरह से हटा दी गई हो और हमारे सामने सिर्फ उसका अंदरूनी हार्डवेयर बचा हो। कमाल की इंजीनियरिंग है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है राजा और रानी के चेम्बर से निकलने वाले छोटे छोटे शाफ्ट्स। हाँ, ये जो अंदर की सुरंगें हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ पुराने सिद्धांत इन्हें वेंटिलेशन यानी हवा के लिए बनी सुरंगें मानते थे। हाँ, पहले ऐसा ही माना जाता था। ये वेंटिलेशन के लिए नहीं थे। तो फिर किस लिए थे? अगर हम उन शाफ्ट्स के कोणों का आधुनिक सॉफ्टवेयर से खगोलीय अध्ययन करें तो एक बहुत ही गहरा रहस्य सामने आता है। कैसा रहस्य? ये शाफ्ट्स आसमान के विशेष तारों की दिशा में बनाए गए हैं। सच में? हाँ, जैसे एक शाफ्ट ओरायन तारामंडल की ओर इशारा करता है, जिसे मिस्रवासी ओसिरिस देवता मानते थे, जो पुनर्जन्म के देवता हैं। ओके। और दूसरा शाफ्ट थुबन तारे की ओर इशारा करता है, जो उस समय का पोल स्टार था। मतलब ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी बल्कि सितारों तक पहुंचने की एक मशीन थी। मिस्र की मान्यताओं के अनुसार ऐसा ही था। वे मानते थे कि फिरौन की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इन शाफ्ट्स के जरिए सितारों तक यात्रा करेगी और देवताओं में शामिल हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए ये खगोल विज्ञान और धर्म का एक बहुत ही अद्भुत मिश्रण है। और इन तीनों पिरामिडों के आसपास सिर्फ रेत नहीं थी, वहाँ मंदिर, कारीगरों की बस्तियां और बंदरगाह भी मौजूद थे। इस सब कुछ सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये केवल एक कब्र का निर्माण नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये तो प्राचीन दुनिया का एक विशाल मेगा सिटी प्रोजेक्ट था। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। मतलब अगर आपको हजारों मजदूरों को रोज मांस और ब्रेड खिलानी है तो आपको अनाज उगाने वाले, जानवर पालने वाले, तांबे के औजार बनाने वाले और मीलों दूर से पत्थर नाव पर लाने वाले लोगों की एक पूरी सप्लाई चेन चाहिए। यही इस पूरे प्रोजेक्ट का असली महत्व है। इसने पूरे मिस्र की अर्थव्यवस्था को एक केंद्र पर ला खड़ा किया। ये केवल एक मकबरा बनाने की बात नहीं थी, ये एक राष्ट्र के निर्माण और पूरे समाज को एक दिशा में संगठित करने का जरिया था। इन सब बहसों, थ्योरीज और रहस्यों के बीच एक सच्चाई है जो बिल्कुल साफ है। वो क्या? और वो ये है कि हजारों सालों के भयंकर भूकंपों, रेत के तूफानों, मौसम की मार और इंसानी लूटपाट को झेलने के बाद भी ये अटूट इरादे का एक जीता जागता प्रतीक है। अगला रहस्य आप क्या जानना चाहते हैं? कोणार्क मंदिर या द्वारका नगरी? कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी ही कहानियों के लिए महान स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें।